Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 7th of August and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. आज का हम हेडलाइन देखेंगे तो हेडलाइन इज़ सो सेटिस्फाइंग। पूरा देश जानता है ये कौन है। ये है विनेश फोगट। और विनेश फोगट एक रेसलर हैं। विनेश फोगट वॉज द फेस ऑफ द विच प्रोटेस्ट WFI, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ थे, कौन, बीजेपी के ब्रिजभूषण शरण सिंह। उन पे ये एक्यूजेशन लगाया गया था कि वो रेप और मोलेस्टेशन की जो भी रेसलर आती हैं, फीमेल रेसलर, उनको वो मोलेस्ट करते हैं। तो उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट के लिए प्रोटेस्ट करे थे। अंशी वाज वन ऑफ द फेस। और आज वो अभी सिल्वर तो हमारा कंफर्म हो गया है, इससे माइट भी गोल्ड भी जीत सकती हैं। और वो किसको हरा के की हैं? पूरे वर्ल्ड की जो चैंपियन रेसलर थी, कहाँ की? जापान की। तो जब आपका पूरा कायनात आपके पीछे लगा हो, कैसे ड्रैग आउट करके ले गया उनके दिल्ली पुलिस द्वारा, और ना वो पूरा देश जो है उनके लिए चीयर कर रहा है। सो इजंट इट सो सेटिस्फाइंग टू सी कि आप अपना मेहनत करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, है ना। सी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, है ना। ये हमारे लिए, सब के लिए क्या है? मोटिवेशन है कि अगर आप बहुत शिद्दत से कोई काम करेंगे और जो अपनी गलत के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप एक न एक दिन अच्छे से कामयाब होंगे। बाकी अगला जो है, आपको पता है कि बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहा है, शेख हसीना जी मंडे को दिल्ली आई हैं और दिल्ली में बोला जा रहा है कि आप वी एज इंडियंस, आवर कंट्री इज़ रेडी टू होस्ट हसीना एंड क्वेश्चन मार्क ओवर हर लंदन प्लान। सी प्लान्स टू गो टू लंदन, बट वहाँ कुछ इशू आ रहा है। इशू क्या है? इशू बोला जा रहा है कि वो टेक्निकल चैलेंज के कारण वो वहाँ माइग्रेशन का कोई इशू हो गया है, इसके कारण हम देखेंगे, है ना। सो दीज आर द हेडलाइंस कि जम्मू एंड कश्मीर में बात चल रहा है इलेक्शन का, तो सम फिंगर क्रॉस्ड। बाकी रोल बैक आफ्टर क्रिटिसिज्म, बहुत सारा क्रिटिसिज्म। उसके बाद क्या किया गया? इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था, जब आप सेल ऑफ पॉलिटिक्स, ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे थे, आई एम सॉरी, पॉलिटिक्स नॉट प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी पे सेल पे जो इंडेक्सेशन हटा दिया गया था, उसको ऐड किया गया है आफ्टर वेरी क्रिटिसाइज्ड। सो बिना देर के हुए अपने PPT पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सा न्यूज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड वेलकम टू BPSC कॉन्सेप्ट वाला। टुडे 7th of August। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट विनेश फोगट, है ना। नेम स्पेल करेज जंतर मंतर टू पेरिस पोडियम, है ना। जंतर मंतर से पेरिस पोडियम तक का जो उनका यात्रा रहा है, वो जर्नी रहा है, वो बताया गया है। बोला गया क्या कि विनेश फोगट जो है, आफ्टर डिफीटिंग जापान की उई सुसाकी, है ना, कहाँ? चैम्प द मार्स एरिना में, पेरिस में उनको हरा दिया। अगर हम बात करेंगे कि यूई सुसाकी का, तो यूई सुसाकी कहाँ की हैं? जापान की रेसलर हैं, ठीक है। कि कैसे वो यूई सुसाकी को हराई, तो उसमें बोला जा रहा है कि ऑक्टोपस डिफेंस कुछ होता है। आई एम नॉट वेरी फैमिलियर अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ रेसलिंग, हम मुझे नहीं पता है ज़्यादा, आप लोग को पता होगा। तो ये जो ऑक्टोपस डिफेंस और इलूसिव नी का जो सेरेब्रल कियोस और रेजिलेंस के, कैसे पिछले बार आपको अगर हम बता दें, आपको जान के ये आश्चर्य हुआ कि यू सुसाकी जो हैं, यू सुसाकी वो जापान की रेसलर हैं और वो भी वर्ल्ड चैंपियन है। उनको हरा के जीतना, पिछले बार जो रियो का जो ओलंपिक था 2020 समर ओलंपिक्स रियो डी जेनेरियो में, उसमें वो गोल्ड मेडल जीती थी वीमेंस 50 kg इवेंट में। अब उनको वो एलिमिनेट कर दिए हैं, एलिमिनेट नहीं, उनको ब्रॉन्ज मिलेगा। और वो जीती कैसे थी? विदाउट कंसीडरिंग ए सिंगल पॉइंट, एक भी पॉइंट दिए बिना वो जीती थी यूई सुसाकी। सो उनको हराना इट्स अ बिग थिंग, एक बड़ा बात है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे विनेश फोगट की, तो विनेश फोगट कहाँ की रहने वाली हैं? सी इज़ फ्रॉम चरखी दादरी विलेज ऑफ हरियाणा, ठीक है। और ये या तो गोल्ड जीतेंगी या तो सिल्वर, हमारे पास तो कंफर्म है। और अगर ये जीत जाती हैं गोल्ड या सिल्वर भी, सिल्वर तो अब जीतना तय ही है, तो ये बनेंगी कि हमारी फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू अचीव दिस फीट, ठीक है। अगर इनकी कोच की बात करें तो कोच इनके सबसे फेमस, जिन पे मूवी बना है, महावीर सिंह फोगट। और अभी जो हैं वो क्या हैं? वोलर इकोस, है ना, और महावीर सिंह फोगट। अगर हम महावीर सिंह फोगट की बात करें तो आप सबों ने मूवी देखा होगा दंगल, जिसमें गीता और बबीता की स्टोरी दिखा गया है। तो गीता और बबीता इनके कजन हैं। गीता, सॉरी फॉर द वो जिस तरह से मैंने बोला, गीता और बबीता जो हैं वो भी हमारे चैम्पियन हैं और उनकी ये कजन हैं। और महावीर सिंह से फोगट सिंह उनके फादर हैं, तो वो भी इनके कोच रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ कि कैसे जीतना क्या होता है, इनसे कोई भी देखना चाहिए क्या होता है जीत। अब आते हैं दूसरा जो हमारा आर्टिकल है, वो क्या है कि रोल बैक आफ्टर क्रिटिसिज्म इंडेक्सेशन बेनिफिट। सबसे पहले आपको इंडेक्सेशन बता देंगे। इंडेक्सेशन कहाँ से हटाया गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल
गेन पे जो टैक्स लग इंडेक्सेशन को ख़त्म कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, किसमें, बजट में। तो आफ्टर क्रिटिसिज्म उसको क्या किया गया है, बेनिफिट को सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे आपको लाया गया है, ब्राउट बैक किया गया है, पीछे फिर से लाया गया है। आपको हम शॉर्ट में इन ब्रीफ इंडेक्सेशन आपको हम अच्छे से बताए थे, अभी फिर से ब्रीफ में बता दें कि इंडेक्सेशन क्या होता है। सो इंडेक्सेशन क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है ना उसके इफेक्ट को एडजस्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्सेशन। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं, है ना, 50 लाख में, कब, अभी से 10 साल पहले। तो 10 साल में प्रॉपर्टी खरीदे और अभी ये प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ के हो गया 1.5 CR, मतलब 1.5 करोड़। तो इस पर क्या की थी गवर्नमेंट कि इस पर जो इंडेक्सेशन था, इंडेक्सेशन का मतलब कि इनमें जो इन्फ्लेशन जो अभी उस समय, अगर हम 2010 की बात करेंगे जब हम ये प्रॉपर्टी लिए, अभी क्या बात है 2024 तो 2010 से लेकर 2024 तक जो इन्फ्लेशन हुआ उसको इसमें हम घटाएंगे तभी ना जो प्रॉफिट आएगा। तो गवर्नमेंट क्या की थी कि इंडेक्सेशन को हटा दी थी कि आपके इन्फ्लेशन को हम नहीं करेंगे, सारा पे टैक्स लगाएंगे। तो जो एडजस्ट करने का जो इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंडेक्सेशन बोलते हैं। और ये क्या है, टू एडजस्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इनपुट प्राइसेस ओवर टाइम, दैट इज इंडेक्सेशन। और क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे दो तरह से गवर्नमेंट की गई है कि उसको डिफेंड करनी है। पहला तो बोला कि दो चॉइसेस दिया गया है, क्या है, वी हैव 2 चॉइसेस, है ना, आफ्टर क्रिटिसिज्म। चॉइस नंबर 1 क्या दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, 20% का जो LTCJ टैक्स है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, LTCJ टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, उसमें क्या करेंगे, विथ बेनिफिट इंडेक्सेशन आप 20% टैक्स पे कर सकते हैं। दूसरा क्या, जो पहले था कि जो 12.5% का जो टैक्स लगाया गया था विदाउट, 12.5% का जो टैक्स लगाया गया था विदाउट इंडेक्सेशन, है ना। दूसरा क्या था, इस बार अभी क्या किया गया है कि बोला गया ठीक है आप इंडेक्सेशन को इंक्लूड करिए, इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन आपसे कितना लिया जाएगा, 20%। कितना लिया जाएगा, 20, पेन को क्या हो गया, 20%। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि वही 12.5 पहले किया गया था, उसको अभी 20% किया गया, किसके साथ, विथ इंडेक्सेशन। अब आते हैं अगला पे। अगला में क्या है, क्वेश्चन मार्क ओवर लंदन प्लान्स दिल्ली रेडी टू होस्ट हसीना, है ना। अभी पता है कि वहाँ कू हो गया, कू में क्या किया गया, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, उनको रिजाइन की और वहाँ आर्मी का रूल हो गया। अगर हम ब्रीफ में हसीना की बात करेंगे, शेख हसीना की, वो कौन है, वो हैं मुजीबुर रहमान, जिनको क्या बोला जाता है, फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, और उनको और क्या बोला जाता है, बंगबंधु बोला जाता है। तो जब आपको बताना क्या है कि बांग्लादेश कब लिबरेट हुआ, चलिए ये बहुत आसान, बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि ये कब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया। तो जब लिबरेट हो रहा था, आपको पता, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, हमारा देश जब लिबरेट हो रहा था, तो बहुत सारे लोग थे जो फ्रीडम फाइटर थे, वो किए थे। उसी तरीके से बांग्लादेश को लिबरेट करने में एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था क्या, शेख मुजीबुर रहमान, जो कौन है, शेख हसीना के फादर हैं। और इनको क्या बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। तो उन्हीं की बेटी हैं ये, जो प्राइम मिनिस्टर थी, और ये सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं कहाँ की, बांग्लादेश की, 20 साल तक, कंबाइंड ओवर ऑफ 20 ईयर्स। तो इनका जो सर्विंग था, इसके कारण वहाँ के पब्लिक में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया। बोला गया कि जो वोटिंग होता है वो टेम्प्टेड होता है, जिस तरह का एलिगेशन था, उसके कारण कू हो गया। कू होने के बाद वो रिजाइन करने के बाद वो यहाँ आ गई दिल्ली के बोला जा रहा है कि रेडी टू होस्ट हसीना। क्वेश्चन मार्क ओवर लंदन प्लान्स, कि वो लंदन जाना चाहती है। तो वहाँ क्या है कि अंडर यूके रूल शी कांट सीक एसाइलम फ्रॉम ओवरसीज, कि ओवरसीज से आके वो वहाँ एसाइलम नहीं ले सकती हैं यूके में। बोले यूके में क्यों जा रही हैं, क्योंकि वहाँ जो है उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी टुलिप सिद्दीकी जो है वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट है, दैट्स वाई। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या रहा है, टेक्निकल रोड ब्लॉक के कारण वो नहीं जा पा रही हैं। अभी वो इंडिया में हैं और इंडिया क्या कह रहा है कि हम लोग, आपको जब तक रहना है इंडिया में आप रह सकती हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही था। बाकी अगला पे चलते हैं। अगला क्या है कि रियल पॉलिटिक कैन बी ग्रीन। एंड द फर्स्ट थिंग कि ये जो पहले लिखा हुआ है रियल पॉलिटिक है क्या होता है इसका मतलब। तो रियल पॉलिटिक का बात करें तो ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग व्हाट, पॉलिसी, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, दोनों पॉलिसी, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पॉलिसी को क्या करना, कंडक्ट कराने का जो अप्रोच होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिटिक। तो ये किस चीज़ पे बात किया जा रहा है, रियल पॉलिटिक कैन बी ग्रीन, है ना, कि जो रियल पॉलिटिक ग्रीन एनर्जी पे बात कर रहे हैं। ये किनके द्वारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विक्रम एस मेहता की बात करें तो ये कौन है, ये हैं चेयरमैन एंड डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ CSEP। अब हम CSEP की बात करेंगे, CSEP है
हम बात करते हैं सीएसईपी की। सीएसईपी क्या है? सीएसईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। ठीक है, सीएसईपी का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है जो क्या करता है? विद ए मैंडेट टू कंडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट ऑन क्रिटिकल इशू फेसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड एंड हेल्प शेप पॉलिसी दैट एडवांस सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ पे बात करती है? ये कंडक्ट करती है रिसर्च प्रोग्राम, ये सब किस चीज़ पे? ग्रीन एनर्जी पे, ग्रोथ पे, फाइनेंस डेवलपमेंट पे, ठीक है, ये सब पे। ये कहाँ है? दिल्ली वेस्ट एक थिंक टैंक पॉलिसी है, वहीं ये काम करते हैं। तो वो किस चीज़ पे लिखे हैं? ये बोल रहे हैं क्या कि जो रिफ्लेक्टिंग इंडियाज़ का जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें इनको 3 थॉट आ रहा है कम टू द फोर। पहला क्या? कि इट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म नेशनल ट्रांजिशन। बोल रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पे 3 तरह का ये जो बात कर रहे हैं उसमें 3 थॉट इनको आता है। पहला थॉट क्या है? कि इट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म नेशनल ट्रांजिशन, कि पूरे देश में जो है वो ग्रीन एनर्जी को क्या करता है? यूनिफॉर्मली ट्रांजिशन नहीं है ना, नहीं है। देयर आर सेवरल वेरिंग स्टेट लेड ट्रांजिशंस की बहुत सारा जो है वो स्टेट के द्वारा ट्रांजिशन भी किया गया है। दूसरा कि देयर इज ए टेंशन बिटवीन, किस चीज़ के बीच में टेंशन है? ड्राइवर्स ऑफ दिस ट्रांजिशन एंड आवर ट्रेड पॉलिसी। हमारा जो ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं, हमारा सेंटर या जो स्टेट जो भी ट्रेड पॉलिसी बनाती है उसमें, और जो ट्रांजिशन जो कंपनीज जो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है उसके जो ड्राइवर्स हैं उन दोनों के बीच में क्या है? टेंशन दिखाया जा रहा है, टेंशन है ये। और तीसरा क्या कह रहे हैं? कि एक इम्बैलेंस है किसके किसके बीच में? बिटवीन द रियल पॉलिटिक ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम क्या बताएं? रियल पॉलिटिक का मतलब क्या होता है? कि कंडक्टिंग अप्रोच है ना, और पॉलिसीज किस चीज़ का? डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पॉलिसी को कंडक्ट कराने का एक अप्रोच है। तो वही वो बोल रहे हैं कि एक इम्बैलेंस दिखता है किस चीज़ का? कि गवर्नेंस के द्वारा जो रियल पॉलिटिक के काम करा, और दूसरा इथिकल इंपेरेटिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस किस चीज़ के बीच में इंबैलेंस दिख रहा है इनको? कि रियल पॉलिटिक ऑफ गवर्नेंस, हमारा जो गवर्नेंस पे जो पॉलिसी बन रहा है उस पर, और जो इथिकल इंपेरेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इथिकल इंपेरेटिव है उसके बीच में। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एक्शन दैट फ्लो फ्रॉम दीज थॉट्स टू बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल। उसी में बोला गया है। ये क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी है वो प्रीडोमिनेटली किस पे बात करती है? ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन की। कि जो ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन कहने का मतलब क्या है? कि जो भी हम बिजली बना रहे हैं वो बिजली कैसे बनना चाहिए? वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करना चाहिए, उसी की बात कर रहे हैं। ये मोस्टली जो ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो किस चीज़ पे बात हो रही है? कि ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन की। ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी बिजली बन रही है उस पर बात करेंगे, वो क्या होगा? हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में आएगा। तो ये क्या बोले? द पेस, द स्कोप एंड साइज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ए क्लीन नॉन कार्बन एनर्जी सिस्टम डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल एरिया, है ना। उसी के बारे में ये बात करें कि कैसे जो है ये सब करना है। बिल्डिंग रेसिडेंशियल एरिया में, बिल्डिंग में कैसे हम ग्रीन एनर्जी को लाएंगे, नॉन कार्बन एनर्जी को, कोयला को कम जला के, है ना। कोयला को जलाने से क्या होता है? कार्बन एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, फॉसिल फ्यूल हमारा खत्म हो जाएगा, उसी पे बात कर रहे हैं। उसके बाद ये बात कर रहे हैं क्या? कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में है MNRE। ये इसके मिनिस्टर कौन है आपको बताना है कि हु इज़ द करेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि हैज़ मेड ए इम्प्रेसिव प्रोग्रेस। वो इम्प्रेसिव प्रोग्रेस बात कर रहे हैं और डेटा दे रहे हैं क्या? कि रोड मैप किस चीज़ का बनाया गया? कि देयर इज ए रोड मैप फॉर मीटिंग 50% ऑफ इंडिया एनर्जी रिक्वायरमेंट। कि 2030 तक क्या बोला जा रहा है? कि 50% ऑफ इंडिया का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो किस चीज़ से आना है? रिन्यूएबल से आना है। मतलब हम सोलर यूज करेंगे, हम विंड एनर्जी यूज करेंगे, ये सब यूज करेंगे। किस कब तक? 2030 तक। ये आपका प्रीलिम्स में हो सकता है कि इंडिया का जो रोड मैप है 50% इंडिया का जो रोड मैप है किस चीज़ का? रिन्यूएबल एनर्जी से। वो कब तक का है? वो 2030 तक का है। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू क्रिएट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय दैट ईयर। कि 500 गीगावाट का जो हम ऑब्जेक्टिव जो लिए हैं उसको इंस्टॉल करने का, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने का। और MNRE जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो क्या बात करिए? कमिटेड टू बिड आउट 50 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी एवरी ईयर। और हर एक साल हम कितना? 50 गीगावाट का सोलर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी बनाने का क्या किया है? कमिटमेंट किया है। दे एक्सीडेड, है ना। अगर हम बात करें 2023 में तो वो क्या है? दे एक्सीडेड दिस टारगेट बाई ऑलमोस्ट 25%। और हम लोग 2023 में 25% से क्या कर लिए हैं? एक्सीड कर लिए अपने टारगेट को। So more significant perhaps it is the silos that segregate the functioning of different government ministry has been perforated। कौन कौन से बीच के बारे में ये बात किया गया है कि हम लोग जो है अगर हम सिग्निफिकेंटली बात करेंगे तो ये किस चीज़ का सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है उसका इकट्ठा काम है। किसका किसका है? MNRE क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर अलॉन्ग विद द रेगुलेटरी एजेंसी। कौन कौन सा है?
कि ये जो सब जो ये लेटर्स का अम्ब्रेला एमरजेंसी, मतलब क्या है कि 5-6 जो एजेंसी है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक अम्ब्रेला जैसा काम बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला एजेंसी। कौन कौन सा है, CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, दूसरा क्या है CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CTU सेंट्रल ट्रांजिशन यूटिलिटी, एंड पोस्को वो वाला नहीं, कानून वाला, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आर वर्किंग इन हार्मनी। सब इकट्ठा काम करके काम किए हैं, तभी हम ये जो हमारा जो माइलस्टोन था उसको हम अचीव कर रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। कैसे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और ये सब जो एजेंसीज हैं उसके द्वारा, CEA CERC CTU पोस्को, ये सब के हिसाब से। उसके बाद बोला गया है कि ऑफ कोर्स नीड टू डन, है ना, मोर, और भी हमको काम करना है ना, क्या करना है, स्केल अप रिक्वायर्स ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज, है ना। दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स वेयर यू दिस, ये सब आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जब भी ग्रीन एनर्जी पे बात आएगी मेंस में लिखने का, तो आप लिख सकते हैं क्या, कि अभी तक जो किए हैं वो तो ठीक है, काफ़ी है, लेकिन हम लोग को और भी उस पर काम करना है। क्या बोला गया है कि नीड टू बी डन, ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी इज इनएडिक्वेट, अभी क्या है, काफ़ी नहीं है, हमको करना क्या है कि स्केल अप करना है, किस चीज़ को, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज को। इवन एज कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी मूव इन राइट डायरेक्शन रिमेन एज अ लॉन्ग हॉल प्रॉब्लम, ये सब बात किया जा रहा है। ग्रीन फाइनेंस इज लिमिटेड एंड टू शॉर्ट ड्यूरेशन, नो डेप्थ ऑफ, ये यहाँ पे एक बात किया जा रहा है कि जो ग्रीन फाइनेंस है इज लिमिटेड एंड टू शॉर्ट ड्यूरेशन। बोला जा रहा है कि जो ग्रीन फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि वैसी कंपनी या वैसा देश जो आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी जब बनाने के लिए, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर लगाने के लिए या विंड पावर लगाने के लिए, जो हमारा विंड मिल होता है उस पर लगाने के लिए जो कंपनीज खर्च करती है उसको हम क्या बोलते हैं, या जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन फाइनेंस। तो बोल रहा है कि ग्रीन फाइनेंस क्या है, लिमिटेड है एंड टू शॉर्ट ड्यूरेशन, वो छोटे डायरेक्शन, ये कम समय के लिए देते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हम 6 से 7 साल में देंगे, और वो पैसा फिर बोलते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ द करेंट इन्वेस्टर लुकिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल एग्जिट विद इन 6 to 7 ईयर्स। वो चाहते हैं कि 6 से 7 साल के अंदर हमको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि वेयरएज व्हाट इज रिक्वायर्ड क्या है कि जो इन्वेस्टर है उनको कम से कम 25 साल तक का जो लंबा हॉरिजन टाइम है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको वहाँ से क्या दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। बाकी वही बात किया गया है कि लेस क्लियर पिक्चर है कि कुछ स्टेट है जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आप जितने भी स्टेट देख रहे होंगे मोस्टली सब क्या है, कोस्टल एरिया में है, जो कि विंड एनर्जी पे भी काम करेंगे। एक ही जो है क्या है, दिल्ली है ना, बाकी क्या है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा एंड दिल्ली हैव मूव्ड फर्दर एंड फास्टर। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव पॉलिसी, इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी एंड OEMs क्या है, OEMs का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे आपको कोई भी कंपनी है जो अपना सामान को जेन्युइन प्रोडक्ट बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, OEMs कंपनी, है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वो बोला गया है कि ये सब जो स्टेट है वो फास्टर मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि उनका जो कंडक्टिव पॉलिसी बनाया गया है इन्वायरमेंट पे, डेमोग्राफी पे, OEM को मिला के, इसलिए। अदर्स लाइक हरियाणा have comparatively support policy but progress has slowed because their failure to put in place and machinery for implementation. And then there are states like Rajasthan which are financially stretched and have struggled to provide the incentive to propel the shift away the fossil fuel, है ना, कि हरियाणा क्यों पीछे रह गया, राजस्थान क्यों पीछे रह गया, उसके काउज दिया गया है। और जो स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, ये सब आगे रह गया, दिल्ली आगे क्यों गया, बोला गया कि वो एक साथ इकट्ठा इन्वायरमेंट पे, पॉलिसी पे काम किए, है ना, OEMs सबको मिला के काम किए, इसलिए। उसका ये बोला जा रहा है कि देयर इज अ फैक्ट दैट नो यूनिफॉर्मिटी इन द पैटर्न ऑफ क्लीन एनर्जी, है ना, अक्रॉस द स्टेट, कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग हमको एक साथ करना चाहिए कि सारे स्टेट में एक जैसा काम हो। दे आर प्रोसीडिंग वेरिंग स्पीड इवेंचुअली थ्रू गिवन दैट द ट्रांजिशन डज नॉट पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल बाउंड्री, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी को और कंज्यूमर्स हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, एक साथ मिलके अलाइन होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। दिस विल हाउएवर रिक्वायर मेजर स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल रीडिजाइन। उसके बाद ये बात करें कि ट्रेड पॉलिसी मस्ट बी सब नेशनल इंटरेस्ट, है ना, हमारा जो ट्रेड पॉलिसी है उसको भी हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें। ये दिस इज बियॉन्ड डिबेट, बट व्हाट इज नॉट द वेटेज टू बी गिवन टू कंट्रीब्यूशन फैसेट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि हम लोग को क्या करना, उसका वेटेज को, उसको कंट्रीब्यूशन नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए उसका वेटेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। द टेक्स्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजेक्शन दिस सरफेस ए पॉलिसी डायलेमा। क्यों, क्योंकि वन वेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाई द आउटसाइड प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द क्लीन एनर्जी मार्केट। क्लीन एनर्जी मार्केट में अगर हम बात करेंगे चाइना की, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा आ गया, इसलिए कि ये एक पॉलिसी डायलेमा भी होगा कि हमको किस तरह से पॉलिसी बनाना है ना, किस तरीके से क्या करना है हमको।
आपको जैसा हेडिंग लिखा था कि रियल पॉलिटिक करना होगा, बनाना होगा, है ना। उसके बाद ये बात करें कि आईईए एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पे कि उसका रिपोर्ट 2023 में आया था, जिसमें बोला गया कि चाइना जो है अकाउंटेड फॉर 63% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्लोबल एडिशनल इन रिन्यूएबल्स में, कि चाइना जो है वो 63% इंक्रीमेंटल ग्लोबल एडिशन कर दिया है। 298 गीगावाट और 473 गीगावाट ऐड किया है ना। 473 गीगावाट में वो 298 गीगावाट पे काम कर चुका है। और क्या बोला जा रहा है कि वो काफ़ी है ना। अगर हम बात करेंगे और क्या है, एबंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोलर और विंड वैल्यू चेन फ्रॉम द पॉलीसिलिका वेफर्स सेल एंड मॉड्यूल्स एंड देयर कैन बी प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सोलर पैनल, है ना, विंड टरबाइन, बैटरी चीपेस्ट प्राइस में, है ना। इसलिए कि वो जो इस सब पे काम कर रहा है तो वो क्या कर सकता है उससे कि सस्ता जो है विंड टरबाइन बना देगा, सोलर पैनल बना सकता है सस्ता सस्ता, बैटरी बना सकता है, इसलिए वो आगे है। और किसके रिपोर्ट के हिसाब से, सो दिस इज द इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा जो रिपोर्ट आया 2023 में उसके हिसाब से। उसके बाद बोला जा रहा है कि फैक्ट ये भी है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या है, उस पर कोई कंस्ट्रेन नहीं है। अलाउ क्या है, अनकंस्ट्रेंड एक्सेस ऑफ चीप चाइनीज प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया का जो भी मैन्युफैक्चरर है वो चाइना का जो सस्ता सस्ता सामान होता है उसको यूज करता है, तो उस पर क्या है, कोई कंस्ट्रेन नहीं लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा जो कंपिटेटिवनेस गैप है बिटवीन क्लीन एनर्जी एंड इंक्रीमेंट फॉसिल फ्यूल्स, है ना, वो क्या है, नैरो डाउन हो जा रहा है फर्दर एंड दस एक्सेलरेट द ट्रांजिशन। इसके कारण हमारा जो अगर हम इस पे काम करेंगे, इस पे पॉलिसी बनाएंगे, तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। यही सब लिखा गया है। बाकी सिमिलर डायलेमा बताया गया है कि ऑल्दो द लेस ऑब्वियस एंड नॉट बिटवीन द बाइनरी ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बट बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रोथ। हमको क्या करना पड़ा है, सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ पे काम करेगा। मे अराइज व्हेन द कंप्लीटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कार्बन टैक्सेस, है ना। यूएस यूके प्रपोज कर रहा है टू कार्बन इम्बेडेड इंपोर्ट इनटू देयर कंट्री रीजन, कि आप अगर कम करेंगे तो आपसे वो खरीद के पैसा देगा। द चैलेंज फॉर द लीडर्स टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन क्या, कंपल्सन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड डिमांड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है कि हमारे लीडर्स के लिए, हमारे जो पॉलिसी मेकर है उसके लिए चैलेंज क्या है कि किस चीज़ क्या खोजना, एक बैलेंस खोजना किस किस चीज़ के बीच में, कि कंपल्सन ऑफ सस्टेनेबिलिटी और डिमांड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में जो कंपल्सन है उसके बीच में एक बैलेंस खोजना और उस पर काम करना। इट इज़ टू ब्रिंग द ट्रेड एंड क्लाइमेट पॉलिसी टू सिंक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रेड और क्लाइमेट पॉलिसी को सिंक करना पड़ेगा, राइट। बाकी यही बोला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट, द वर्ल्ड फेसेस द इथनिक कंड्रोम, है ना। एवरी डे वी आर रिमाइंडेड टू दिस रियलिटी। कि लास्ट मंथ क्या हुआ था उत्तराखंड में, बोल रहे हैं कि लास्ट मंथ हम लिखे थे एक आर्टिकल, कब, जब उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हुआ था। उसके बाद कुछ ही दिन बाद क्या पता चला, आपको हम बताए थे कि लेह में जो एयर डेंसिटी है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। उसके कारण जो फ्लाइट था वो कैसे डिले हो जा रहा था, कैंसिल करना पड़ रहा था। उसके बाद ये बोल रहे हैं वही कि 11,000 फीट का कैपिटल जो लद्दाख है उसके कारण 36 डिग्री टेम्परेचर चला गया। आज ये आर्टिकल लिख रहे हैं किस लिए, क्योंकि बोला गया जो बाइनेट में जो लैंडस्लाइड काउज इंटर आलिया बाई द हेवी, और भी कारण है जैसे हेवी रेन, लैंडस्लाइड हुआ, है ना, ये सब के कारण। उसी में बोल रहे हैं कि हम क्यों ये लिख रहे हैं, क्यों पॉलिसी बनाने का ज़रूरत है, क्यों रियल पॉलिटिक करने का नीड है। उसके बाद ये कोट करते हैं किसको, हेनरी किसिंगर को, और बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और शेल्डम रिकंसिलेबल टू विन विन आउटकम, कि जो नेशनल जो इंटरेस्ट होता है वो विन विन आउटकम के लिए क्या होगा, सेल्डम रिकंसिलेबल होगा। और ये बोले कि ट्रू इफ एवरी प्रॉब्लम इज सीन थ्रू द Westphalian lens of sovereign nation states, but that should not be the lens through which I look at the global warming. It should be one of the set by the dynamic of narrow real politics within the broader frame of humanity, ethics and cooperative governance. कि हमको क्या करना पड़ेगा, it should be one of the set to dynamic by narrowing real politics, किसके किसके बीच में, कि ह्यूमैनिटी, इथिक्स एंड कोऑपरेटिव गवर्नमेंट गवर्नेंस के बीच में एक क्या बनाना पड़ेगा, हमको रियल पॉलिटिक एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो यही था, ये ध्यान से इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी पे बात आएंगे, वे फॉरवर्ड में आपके पास ढेर सारा पॉइंट है, कहाँ डेटा भी लिखा हुआ है कि हम कितना कितना काम करें 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएंगे, है ना। पर ईयर हमारा टारगेट क्या है, ये सब है सब कुछ। अब आते हैं अगला आर्टिकल पे, जो क्या है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का जो है बोला गया है कि $45 बिलियन की जो क्लॉथिंग इंडस्ट्री है वो फेसिंग टेम्परेरी शटडाउन। क्यों, क्योंकि वहाँ टर्मोइल के कारण, वहाँ क्राइसिस इन बांग्लादेश जो हो गया उसके कारण। उसमें बोला गया है कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट जो है उससे क्या होगा, इफेक्ट होगा। आप खुद से पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे होगा, कि कैसे कितना रेडीमेड गारमेंट जो है रिप्रेजेंट 85% ऑफ बांग्लादेश। आप जितने भी ब्रांडेड मर्चेंडाइज देखेंगे ना, सब मेड इन बांग्लादेश आपको दिखेगा। H&M से लेके लिवाइस से लेके जो भी है सारा कहाँ बनता है, बांग्लादेश में। क्यों, क्योंकि वहाँ लेबर चीप मिलता है, इसलिए। तो उसी को बोला जा रहा है कि क्राइसिस हो सकता है,
ठीक है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला आते हैं कि एसबीआई के नए चेयरमैन, हमारे प्रीलिम्स के बस हो जरूरी है। क्या नाम है उनका? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, है ना। कि अपॉइंटमेंट कौन कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ऑन ट्यूजडे अप्रूव द प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को क्या बनाया गया? चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ये पहले क्या थे? एमडी थे, बस यही ध्यान रखना है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। आप ये बताइए कि ये किसको सक्सीड करेंगे, ठीक है। पहले कौन थे, मतलब किनको बाद ये बनेंगे? एसबीआई के पहले अभी चेयरमैन कौन है जिसके बाद ये बनेंगे, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। अगला बताते हैं, बिल सीक टू एक्सपेंड एनडीएमए रोल फेल्स टू स्ट्रेंथन द स्टेटस। अभी एक बिल आ रहा है किस चीज़ पे? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, है ना, उस पर बोला जा रहा है। तो उसमें क्या बोला कि लास्ट वीक द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन पार्लियामेंट सीकिंग टू अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो डीएम एक्ट है हमारा, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसको अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया है। और वो क्या प्रपोज कर रहा है? टू प्रपोज टू मेक ए इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द एक्ट में चेंज क्या करेगा? जो कि मेनली द इंप्रूवमेंट ऑपरेशनल इफिशियंसी इन रिस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल डिजास्टर पे ऑपरेशनल इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना है, उसी के लिए हम बिल लाए हैं, ठीक है। बाकी क्या बोल रहा है कि जो बिल है वो क्या सीख करेगा? सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसका? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपको ये बताना है कि एनडीएमए कब बना, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि एनडीएमए कब बना और कौन से एक्ट के थ्रू बना। एक्ट तो आपको ऐसे बता ही दिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये बताइए कि अथॉरिटी जो है एनडीएमए वो कब बना, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि सिग्निफिकेंस क्या है डीएम एक्ट का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये 2004 का जो सुनामी आया था उसके बाद बनाया गया था। द आइडिया वाज सच लेजिस्लेशन वाज इन द वर्क्स एटलीस्ट सिंस द 1998 ओडिशा सुपर साइक्लोन, है ना। ये क्या बोला कि एक्ट क्या लेड किया? क्रिएशन ऑफ एनडीएमए, एसडीएमए, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट अ स्टेट लेवल। उसके बाद एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस का, एनआईडीएम का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्या है, जो कि इंस्टीट्यूशन मीन्ट फॉर डिजास्टर रिलेटेड रिसर्च, ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी और बिल्डिंग का। द एक्ट वाज फॉलोड बाई, किसको फॉलोड किया है? ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 को और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 को। उसके बाद यही बोला गया है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा कि प्रपोज अमेंडमेंट क्या है कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का बात किया जा रहा है, एसडीआरएफ में इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है, नेशनल क्राइसिस कमेटी बनाया जाएगा, है ना, जिसको कौन हेड करेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके बाद है कि इनहेंस्ड रोल ऑफ एनडीएमए, कि एनडीएमए का इनहेंस रोल क्या होना चाहिए। डिजास्टर का हम क्या बनाएंगे? डेटाबेस बनाएंगे कि कैसे कैसे डिजास्टर हुआ है तो क्या क्या हमको रोकना है। बीइंग आस्क्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन क्या, एक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा, किस चीज़ का? असेसमेंट होगा डिजास्टर का, फंड एलोकेशन का, एक्सपेंडिचर का, प्रिपेयर्डनेस का, मिटिगेशन का, ये सब का। उसका कंपेंसेशन की, अगर कहीं डिजास्टर आती है किसी स्टेट में तो कैसे कंपनसेट किया जाएगा, सब आप देखिए क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। कि जब तक हम डेटाबेस नहीं लेंगे तो हम उस पर क्या करेंगे? कंपनसेशन उसी के हिसाब से मिलेगा। मैनमेड की डिजास्टर अगर कुछ आ रहा है तो कैसे आ रहा है, मैनमेड है, नेचुरल है, ये सब है। अभी ये बिल प्रपोज किया गया है, जब ये एक्ट बनेगा कुछ नया अमेंडमेंट इसमें आएगा तो हम देखेंगे डिटेल, है ना। बाकी फिलहाल इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं तक है कि सिग्निफिकेंस डीएम एक्ट कब बना और क्या क्या बिल आ रहा है, उसमें क्या क्या होगा। अभी तो ये प्रपोज्ड है कि ये चीज़ करने वाले हैं, उसका एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट आता है, जब आएगा तो हम इसको डिटेल में देख लेंगे। अब ये है एक इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमी के लिए आपसे बस पूछ देगा कि व्हाट इज़ येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड क्या है? तो आपको इससे पहले क्या समझना पड़ेगा? कैरी ट्रेड, कि कैरी ट्रेड क्या होता है। अगर हम बात करें कैरी ट्रेड की तो क्या है यहाँ पे दिखा, जैसे कैरी ट्रेड आपको आसान भाषा में समझा देते क्या कि आप क्या किए, किसी से ये लिए पैसा लिए, मतलब लोन लिए, ठीक है। 1000 रुपये आप लोन लेते हैं किसी से और वो ये आदमी क्या बोल रहा है कि तुम 1000 लो लेकिन हम तुमको देंगे, तुम हमको 900 ही लौटाना, काम चलेगा। मतलब क्या कि आप पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो नेगेटिव में लग रहा है। तो सेम प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे कि अभी आपको पहले हम कैरी ट्रेड बता दे रहे हैं कि आप कुछ कल चलिए कोई आप किसी से दोस्त से क्या लिए, 1000 रुपया कर्जा लिए कि हमको दो तुम, तो वो क्या आपको 0% पे दिया। दोस्त है आपसे, क्या ही वो इंटरेस्ट लेगा, वो बोला ठीक है हमको 1 महीने में लौटा देना। आप ये 1000 को क्या किए, किसी दूसरे को 2% इंटरेस्ट पे दे दिए, ठीक है। तो आपसे ये 2% का जो कमाई हुआ वो क्या हुआ? कैरी ट्रेड हुआ, कि आप कहीं और से पैसा उठाएं लेकिन आपको उस पैसे पे फ़ायदा उठा ले, लेकिन आप इसको कितना रिटर्न करेंगे? 1000 ही। अपने प्रॉफिट का पैसा आप उसको नहीं लौटाएंगे, उसको तो आप सेम जितना अमाउंट लिए उतना ही लौटाएंगे। तो उसी तरीके से क्या है, जापान में ना लोन जो है वो ना बहुत नेगेटिव मार्केट में चला गया था, है ना। बोला गया कि 2011 में 0% पे देने लग गया। तो येन कैरी में क्या होता है कि वहाँ से लोग लोन लेने लगे और वो क्या था, -1.1% पे लोन देने लगा जापान की जो सरकार थी या बैंक थी।
और वहाँ से पैसा उठा के वो दूसरे कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में, है ना, बाकी और भी जो भी मिडिल ईस्ट की ये है, या ये हमारा साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज है, वहाँ लोन देने लग गए। यहाँ से पैसा येन में उठा के कंपनी और यहाँ पैसा देती थी, जो फ़ायदा होता था वो खुद रख लेता था और बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटा देता था। तो यही जो हुआ वो क्या हो गया, कैरी ट्रेड, और उसमें वहाँ का करेंसी का नाम क्या है, येन, तो वो क्या होगा, येन कैरी ट्रेड। ठीक है, यही है। बाकी इसको आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। आपको हम समझा दिए कि क्या होता है कैरी ट्रेड। क्या होता है, अपने दोस्त से कुछ पैसा लिए बिना इंटरेस्ट के, या जो भी इंटरेस्ट है मिनिमम इंटरेस्ट पे, और आप किसी और को वो पैसा दे दिए और वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे, आपका जो कमाई हुआ वो खुद रख लिया और जो आपको पैसा है वो लौटा दिए, तो वो क्या हुआ, कैरी ट्रेड हो गया। और इसी में हम येन का मतलब जापान के करेंसी, जो जापान इसमें कैसे ऐड हो गया, जापान की जो कंपनीज थी, वहाँ की जो बैंक थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ इंटरेस्ट रेट 0 या तो माइनस पे देने लगी, -0.10 पे। तो वहाँ से पैसा लेके वो दूसरे कंट्रीज में लोन दे दिया, वहाँ से जो पैसा कमाया प्रॉफिट रख लिया और रिटर्न कर दिया किसको, जापान को। तो उसी में ये टर्म आ गया येन कैरी ट्रेड। समझ में आ गया, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे ना आपको दिमाग में नहीं जाएगा। अब आते हैं अगला, हम प्लेसेस से न्यूज़ में देखेंगे क्या, इजराइल लेबनान को हिजबुल्लाह का जो ड्रोन था, बोला गया है कि हिजबुल्लाह ड्रोन्स इजरायली वॉर जेट्स कीप लेबनान ऑन एज। ठीक है, हम आपको बताए थे कि हिजबुल्लाह कौन है ना। आप बताइएगा कि हिजबुल्लाह कौन है, हिजबुल्लाह किस तरीके का ग्रुप है, शिया ग्रुप है, सुन्नी ग्रुप है। आपको हम बहुत डिटेल में बताएं हिजबुल्लाह के बारे में, हुथीज़ के बारे में, ये सब के बारे में। तो आपको क्या बताना है कि हु आर हिजबुल्लाज, कौन है हिजबुल्लाह, किसका ग्रुप है, किस तरीके का काम करता है और ये कब बना। अब हम यहाँ देखेंगे क्या है, हमारा भारत देश इंडिया से देखेंगे तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये एरिया जो है यहाँ पे उसकी बात करेंगे। इसको हम जूम करके आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि दिस इज़ द प्लेस, है ना, जिसकी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है तो आपको पूछ सकता है बाउंड्री का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा इंडिया होगा इस एरिया में, वहाँ से ये देखेंगे तो ये जो है ये इजराइल है, और ये जॉर्डन, लेबनान, यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको यहाँ पे आपको दिखेगा गाज़ा, और ये वेस्ट बैंक। आपको हम जूम करेंगे लेकिन पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, ये इंडियन ओशन होगा, जिसमें ये पर्शियन गल्फ है और ये रेड सी है। तो रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में देखेंगे तो क्या है, ये जो है हमारा जो गल्फ कंट्री जिसको बोलते हैं, दीज आर द गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। आपको बताए थे कि ये हुथीज़ कहाँ रह रहे हैं, यमन में ही, और इसका एक एरिया भी वो कब्जा भी करके रखे हुए हैं। ये क्या होगा, यूएई, कतर, है ना। अब यहाँ की बात करेंगे ईरान के बाद इराक के बाद सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। ठीक है, अब फिर से हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं क्या, अभी जो ये एरिया की हम बात कर रहे थे उसको हम जूम कर रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है क्या है, वो इजराइल। ठीक है, इजराइल के बगल में देखेंगे ये है गाज़ा, और ये डेड सी, और ये है ना सी ऑफ गलीली, जिसको हम क्या बोलते हैं, तिबेरिया लेक भी बोलते हैं। आपको हम बताए थे कि जॉर्डन लेक जो है, जॉर्डन रिवर जो है, ठीक है, आप बाउंड्री फॉर्म करता है, वो कहाँ से निकलती है, डेड सी से निकलती है, और कहाँ जाती है, वो फॉल करती है कहाँ, सी ऑफ गलीली में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डेड सी की तो किससे किससे बाउंड्री बनाती है, इजराइल से, जॉर्डन से और वेस्ट बैंक से। आपको क्या बताना है, जॉर्डन का कैपिटल बताना है। ठीक है, कि जॉर्डन का कैपिटल कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे गाज़ा, है ना, छोटा सा ये गाज़ा दिखेगा, जेरूसलम, और ये है तेल अवीव। तेल अवीव क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आपको ध्यान में रखिएगा कि तेल अवीव क्या है। एक पोर्ट और है, ठीक है, ये इजराइल का जो बहुत ही फेमस है, उसका भी नाम बताइएगा कि विच वन इज़ द पोर्ट, है ना, कौन सा पोर्ट है जो बहुत फेमस है इजराइल का। तो आप ये देखेंगे पहले कैपिटल क्या था, तेल अवीव, अभी उसका कैपिटल क्या हो गया, जेरूसलम। वेस्ट बैंक से जो बाउंड्री शेयर करते, देखिए कहाँ पे वो ज़बरदस्ती लड़ाई करने के लिए यहाँ पे अपना कैपिटल बना लिया, ये वेस्ट बैंक का है। ठीक है, और उसके बाद करेंगे सी ऑफ गैलीली की, तो सी ऑफ गैलीली किसका बीच में, ये गोलान हाइट्स हो जाएगा। ठीक है, ये गोलान हाइट्स है, तो ये किससे बाउंड्री शेयर करती है, इजराइल और ये गोलान हाइट्स। ठीक है, यहाँ पे एक डीसैलिनेशन प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि क्या है, प्रोपोज्ड पाइपलाइन है। अगर हम बात करेंगे पहले तेल अवीव की, तो वो क्या है, सोरेक डीसैलिनेशन प्लांट बनाया गया था तेल अवीव से 15 किलोमीटर दूर पोर्ट से। वो क्या करता है, वो जो है सी वाटर, मतलब जो सैलिनाइज्ड वाटर होता है, खारा पानी, उसको क्या करता है, डीसैलिनाइज करके उसको ड्रिंकेबल वाटर बनाता है। और ये क्या पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा। और ये दूसरा इसका प्लांट प्रपोज्ड है, जो कहाँ से आएगी, ये बोला जा रहा है कि ये यहाँ ऐड करेगी, और ये नेशनल वाटर रूट करियर बनेगा। देखिए ये रूट पूरा जो है पूरा पाइपलाइन होगा, किस चीज़ का, पानी का। और वो किस चीज़ से बना के, वो सी वाटर को कहाँ से पानी लेगी, मेडिटेरेनियन सी से। ये आपको दिख रहा होगा, ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये सी ऑफ गलीली, और ये डेड सी। ठीक है, तो यहाँ से ये तिबेरिया से भी उसको ऐड करेगा, और ये होते हुए इधर तेल अवीव, जेरूसलम सबको कनेक्ट करेगा। तो ये क्या है, प्रोपोज्ड पाइपलाइन है। पहले शुरू कहाँ हो गया है, तेल अवीव के पास में, जिसका नाम क्या है, सोरेक डीसैलिनेशन
प्लांट। आपको बताना क्या है, जॉर्डन का कैपिटल बताना है, और क्या बताया आपको कि एक पोर्ट तेल अवीव है, दूसरा पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत न्यूज में है, आपको वो कमेंट करके बताना है। सो आज का डिस्कशन हम यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है, 4-5 मिनट है ना। आई होप आप लोग सब पढ़ रहे होंगे। खुश रहिए और मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।